नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के क्लास में मुगल प्रशासन और अर्थव्यवस्था से जुड़े यूजीसी नेट के पेपर में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दाग प्रथा के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? अब्दुल हामिद लाहौरी लिखता है कि साम्राज्य का यह नियम था कि जिन मनसबदारों के पास हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में यदि जागीरें थी, चाहे वे साम्राज्य में कहीं भी नियुक्त हो, उन्हें अपने सवार ओहदे की 1/3 के बराबर घुड़सवारों की पहचान के लिए लाना होता था। ये स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल ही आपका। यदि वे बल्क और बदख्शां में नियुक्त होते थे तो उन्हें सवार ओहदे के 5वें हिस्से के बराबर लाना होता था। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। बल्ख और बदख्शां से संबंधित यह नियम बाद में पूरे काबुल प्रांत के नियुक्त सभी मनसबदारों पर लगाया जाने लगा, ये भी सही है। औरंगजेब काल के उत्तरार्ध में लिखे गए खुलासन उस सियाक ने इस नियमों की पुष्टि की है, बिल्कुल ये सही है। तो बी सी डी आपका सही जवाब है। बी सी डी ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुगल काल के प्रवंचाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मुगल साम्राज्य के अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा जारी किया जाने वाला एक आज्ञा पत्र था, ये बिल्कुल सही है। इस पर राजकीय मोहर की जरूरत नहीं होती थी, ये भी सही है। ये सम्राट के पूर्व आदेश के संदर्भ में जारी किए जाते थे, ये भी सही है। मुगल वंश के आरंभिक चरण में बेगमों और शहजादों की तनख्वाह के निर्धारण के लिए परवांचा जारी नहीं की जाती थी, ये स्टेटमेंट गलत है आपका। तो ए बी सी आपका सही है। ए बी सी ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निजामशाही राज्य में मलिक अंबर ने कृषि और राजस्व ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव किए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान सही हैं? मलिक अंबर ने भू राजस्व संग्रहण उगाही को ठेके पर देने की प्रथा समाप्त की, बिल्कुल सही है। उसने भू क्षेत्र का आकलन सरसरी निगाह द्वारा करने की शुरुआत की, ये भी सही है। नजर पानी के अंतर्गत जमीन को बागात और नाबूद में बांटा जाता था, ये स्टेटमेंट गलत है। भू राजस्व की अधिकतम दर भूमि की उर्वरा शक्ति के आधार पर उपज का 1/4 यानी कि 1/4 से लेकर के 2/3 हिस्सा हुआ करती थी, बिल्कुल सही है। तो ए बी और डी आपका सही जवाब है। ए बी डी ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुगल शासक सिंध की घुमंतू पशुपालक जनजातियों को नियंत्रित करना चाहते थे क्योंकि वे उन्हें इस्लाम में दीक्षित करना चाहते थे? नहीं, ये गलत है। वे उन्हें सुहरावर्दी सूफी सिलसिला के प्रभाव में लाना चाहते थे, ये भी गलत है। साम्राज्य की आय बढ़ाने के लिए वे उन्हें स्थानबद्ध बनाना चाहते थे, ये स्टेटमेंट सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल जागीर प्रणाली का लक्षण नहीं है? मुगल जागीरें बार बार हस्तांतरित की जाती थी, बिल्कुल सही है। औरंगजेब के काल में जागीर अस्थायी और पुश्तैनी बना दी गई थी, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। जागीरदार राजस्व की वसूलियों के लिए अपने कर्मचारी नियुक्त करते थे, बिल्कुल सही है। जहांगीर ने अस्थायित्व के लिए अल्तुन तमगा जागीरों की स्थापना की, ये भी सही है। अब हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आपका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना आप लोग। औरंगजेब के काल में जागीर अस्थायी ना होकर के अस्थायी बन गई थी। मनसबदारों की संख्या में इतना ज्यादा वृद्धि हुआ कि उन्हें देने के लिए जागीरें भी कम पड़ गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जागीरों के हस्तांतरण की मुगल प्रणाली में किसानों का शोषण नहीं था, जो बाद में मुगल साम्राज्य के संकट का कारण बना? इरफान हबीब, सतीश चंद्र, जे एफ रिचर्ड्स या फिर एम अतहर अली। आपके पास 10 सेकंड का समय है दोस्तों सोचने के लिए। सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, यानी कि इरफान हबीब। अगला प्रश्न है, शाहजहां काल के इतिहासकार ने लिखा है कि शाहजहां के शासन में इजारा की प्रथा आम हो गई और यह भी किसानों की बर्बादी का एक कारण था। यह स्टेटमेंट किसका है? अब्दुल हामिद लाहौरी का, मोहम्मद सालेह कम्बोह का, मोहम्मद वारिस का या फिर मोहम्मद सादिक खान का? तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि मोहम्मद सादिक खान का यह स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के अनुसार 1592 ईस्वी में अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 नगर और 3200 कस्बे थे? निजामुद्दीन अहमद, बदायूनी, अबुल फजल या फिर फैजी? तो सही जवाब यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि निजामुद्दीन अहमद। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक और मुगल शासक दिए गए हैं, दूसरी ओर कुल जमा में खालिसा का अनुमानित हिस्सा दिया गया है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। आपके पास 10 सेकंड का समय सोचने के लिए। सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो अकबर के समय की अगर हम बात करें तो इसके समय खालिसा का अनुमानित हिस्सा 1/4 था, यानी कि ए का 3। अब मुझे पता है कि ए का 3 है तो यहाँ पर बी भी कट जाएगा और डी भी कट जाएगा। जहांगीर के समय था 1/20 यानी कि बी का 1। तो ए का 3 बी का 1 केवल ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुगल वित्त प्रणाली के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? मुगल भारत में एक विकसित वित्तीय और शाख प्रणाली मौजूद थी। बिल्कुल सही है। हुंडियों का प्रयोग बहुप्रचलित था। यह भी सही है। बीमा की कोई प्रणाली नहीं थी। यह स्टेटमेंट गलत है आपका। सामान ढुलाई अपने आप में महंगी थी, जो स्वायत्त सरदारों और बागियों की मांगों के संदर्भ में उसे और जोखिम वाला बना देती थी। बिल्कुल सही है। तो ए, बी और डी सही जवाब है आपका। ए, बी, डी ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाहों या फिर अमीरों द्वारा जारी किए गए विभिन्न फरमानों या विज्ञापनों को कालक्रमानुसार रखें। अकबर का रामदास को जारी फरमान, राजस्व प्रशासन पर राजा टरमल की विज्ञापति, मोहम्मद हाशिम को जारी फरमान और रसिकदास करोड़ी को जारी फरमान। आपके पास 10 सेकंड का समय सोचने के लिए। सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो अकबर द्वारा 1577 ईस्वी में रामदास को एक फरमान जारी किया गया था। उसके बाद यदि हम बात करें राजस्व प्रशासन में राज टरमल की विज्ञापति के विषय में, तो ये घटना है 1580 ईस्वी के। मोहम्मद हाशिम को जारी किया गया था फरमान 1668-69 में और रसिकदास करोड़ी को जारी किया गया था 1665 ईस्वी में। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सही क्रम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये याद कर लेना आप लोग। ठीक है, ये सारे डेट आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, आईन अकबरी में निम्नलिखित में से किन फसलों का किसी भी दस्तूर सर्किल में उल्लेखित नहीं मिलता? कॉफी, चाय, अफीम, नील और तंबाकू। तो अफीम का और नील का बिल्कुल मिलता है, लेकिन कहीं भी हमें कॉफी, चाय और तंबाकू का जिक्र नहीं मिलता। तो ए, बी और ई आपका सही जवाब हो जाएगा। ए, बी और ई ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ये पॉइंट को आप लोग याद कर लेना। अबुल फजल द्वारा रचित आयन अकबरी के अनुसार गेहूं, चना, जौ, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास, अफीम, नील, पोस्त आदि की खेती देश के विभिन्न हिस्सों में की जाती थी, लेकिन कहीं भी कॉफी, चाय और तंबाकू का हमें यहाँ पर जिक्र नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मार्गों की सुरक्षा के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? मार्गों की सुरक्षा को प्रशासन का एक प्रमुख दायित्व माना जाता था। बिल्कुल सही है। कारवाओं, सरायों, बंजारों के टडाओं जो आमतौर पर सशक्त होते थे और नदियों में नौकाओं के बेड़े मार्ग में होने वाले डकैती और लूटपाट की सुरक्षा के लिए संगठित किए जाते थे। बिल्कुल सही है। मुगल साम्राज्य में जिस अधिकारी के इलाके में चोरी या डकैती होती थी उसे माल बरामद करना होता था या खुद उसे पीड़ित को मुआवजा देना होता था। बिल्कुल सही है। अधिकारी अपना यह दायित्व पूरा करने के लिए क्रूरता की नीति अपनाते थे और संदिग्ध गांवों को ही लूट लेते थे। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सारा स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए, बी, सी, डी सारे आपके सही जवाब हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई समुद्री व्यापार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 15वीं शताब्दी में चीन के बेड़े जंक्स मलक्का के पश्चिम के समुद्र से पीछे हट गए। इससे हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति गुजराती व्यापारियों के जहाजों द्वारा किया गया।
एम.एन. पियर्सन का विचार है कि गुजरात के सुल्तानों की विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने में रुचि नहीं थी, क्योंकि शासकों और व्यापारिक समुदायों के बीच बहुत कम पारस्परिक संपर्क था। अब बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट ही आपका सही है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में चांदी के रुपये का वजन था 176 ट्रॉय, ट्रॉय यानी कि ग्रेन, 178 ट्रॉय, 180 ट्रॉय या फिर 182 ट्रॉय। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 180 ट्रॉय। यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद कर लेना। शेरशाह द्वारा प्रचलित रुपया जो कि चांदी का सिक्का हुआ करता था 178 ग्रेन वजन का था, जो कि अकबर के कार्यकाल तक प्रचलन में रहा था। बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख और कंधार में चांदी का बाबरी नामक सिक्का चलाया था। अकबर ने वर्गाकार आकृति का जलाली नामक एक नया चांदी का सिक्का चलाया था और इसका वजन था 175.5 ग्रेन। जहांगीर ने निसार नामक चांदी का सिक्के भी चलाया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग याद कर लेना। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत में नई सैन्य युक्तियों को शुरू किया। इनमें छकड़ों या गाड़ियों को लोहे की चेनों से बांधकर रखना, उन्हें खाइयों से सुरक्षित करना और बगली दस्ते यानी कि तुलगमा मुहैया कराने जैसी युक्तियां शामिल थी। बाबर ने युक्तियां कहां से ली थी? ऑटोमन तथा सफाविदियों से, ऑटोमन तथा उज्बेकों से, चीन और मध्य एशिया से या फिर उज्बेकों और सफाविदों से। तो सही जवाब है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑटोमन तथा उज्बेकों से। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। चाहकान, शाक्या, अहंगार, सुर्खी कोप, दूसरे और उनके अर्थ लिखे गए हैं। आपके पास 10 सेकंड का समय सोचने के लिए। सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चाहकान कहा गया कुआं खोदने वालों को, शाक्या कहा गया रहट को, अहंगार कहा गया लुहार को और सुर्खी कोप कहा गया ईंट कूटने वाले को। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। अगला प्रश्न है, अकबर के विभिन्न उद्घोषणाओं या आदेशों को कालक्रम अनुसार रखें। अरेंज द वेरियस प्रोक्लामेशन और ऑर्डर्स ऑफ अकबर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहली बार जजिया कर की समाप्ति, तीर्थ कर माफ किया जाना, चित्तौड़ का फतहनामा जारी करना, युद्धबंदियों की पत्नियों, बच्चों, रिश्तेदारों को गुलाम बनाए जाने पर प्रतिबंध लगाना। आपके पास 10 सेकंड का समय सोचने के लिए। सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने जो है दास प्रथा को प्रतिबंध लगाया था 1562 ईस्वी में। तो सबसे पहले तो आपका डी आ जाएगा। अब मुझे पता है कि डी आएगा तो ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पर आपका कट जाएगा। उसके बाद 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर जो था उसको समाप्त कर दिया था और 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो डी के बाद बी और बी के बाद ए, डी बी ए सी ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आपका डेट है, ये सारे डेट को आप लोग याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है आपकी। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन में कहा गया औरंगजेब के काल में मृत मनसबदारों की संपत्ति पर दावा मुतालिब तक सीमित था। कारण में कहा गया 1691 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने अधिकारियों को फरमान जारी किया कि वह उन अमीरों की संपत्ति जब्त ना करें जिनके उत्तराधिकारी सेवा में थे, क्योंकि मृत अमीरों द्वारा संविदाकृत मुतालिब का भुगतान करने के लिए उनके उत्तराधिकारियों को कहा जा सकता था। तो देखो कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मुगल काल में भारतीय मुसलमानों को किस रूप में पहचाना जाता था? दक्कनी मुसलमान, शेखजादा, तुरानी या फिर ईरानी। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतीय मुसलमान को शेखजादा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अपने शासनकाल के आरंभिक दिनों में अकबर ने काफी उदारता से धर्मचारियों को भू अनुदान दिया। इस भू अनुदान को क्या कहा जाता था? इक्ता, स्यूरगाल, जागीर या फिर अल्तमगा। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्यूरगाल कहा जाता था और इसी स्यूरगाल को मदद मास भी कहा जाता है।
तो यदि आपके पास ऑप्शन में स्यूरकाल के जगह पे मदद ए मास आ जाए तो वो भी विकल्प आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल के दौरान मौजूद कुलीनों तथा उसके धार्मिक नीति के विकास पर नई रोशनी डालने वाला लेखक की पहचान करें। ईश्वरी प्रसाद, आरपी त्रिपाठी, इक़्तादार आलम खान या फिर इरफान हबीब। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इक़्तादार आलम खान। अगला प्रश्न है, पूर्वाग्रह वाले धर्माचार्य किन लोगों के प्रति कठोर और संप्रदायवादी नहीं थे? सुन्नी, महदवी, शिया और अहमदिया। तो सही विकल्प है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुन्नी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पुरुष शासकों से दिल जीतने के लिए एमाओ यानी इस्लामी धार्मिक संस्थाओं के अधिकारियों को भू अनुदान दिए गए? मेवाती, राजपूत, गुजरात के सुल्तान या फिर अफगान। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि अफगान। अगला प्रश्न है, मनसबदारों को निम्नलिखित के बदले मशरूत नियत किए गए थे? इनाम, राजस्व संग्रह, युद्ध पशुओं पर सामान्य व्यय या फिर सशर्त रैंक। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा सशर्त रैंक यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जमींदारी वंशानुगत थी और इसलिए इसकी खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल खरीदा और बेचा जा सकता था। राज्य एवं गांव की क्षेत्रीय जनसंख्या के बीच जमींदार महत्वपूर्ण बिचौलिए थे, बिल्कुल सही है। मुगल जमींदारों पर शाही अधिकारों के विस्तार के अनुपालन पर दबाव बनाने में असफल रहे, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। मुगलों के शासन में जमींदारी केवल प्रत्यक्ष शाही अधिकार क्षेत्र के बाहर थी, ये भी स्टेटमेंट गलत है। शेरशाह ने देखा कि जमींदार और मुकदम राज्य के हिस्से को हड़प रहे, हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। तो बी और ई सही है आपका। ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है बी और ई, तो केवल ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ये आपका एक्सप्लेनेशन है, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जमींदारों द्वारा संपत्ति की भांति किसी वस्तु की तरह इसे बेचा या फिर खरीदा जा सकता था। यह अनुवांशिक और विभाज्य था। मध्यकालीन शासकों ने जमींदारों के अधिकारों को वैधता प्रदान की, परंतु उन्होंने बराबर यह प्रयत्न किया कि वह सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राजस्व वसूली करें। अगला प्रश्न है, मुगलों के अधीन ग्रामीण व्यवस्था के राजस्व अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने राजस्व संग्रहण के 1% कमीशन के स्थान पर कानूनगो को जागीर बांटी, सही है। कानूनगो से अपेक्षा की जाती थी कि वह नियत क्षेत्र में राजस्व संग्रहण के दौरान कानून और व्यवस्था को सुनिश्चित करे, नहीं, उसका काम कानून और व्यवस्था को देखना नहीं था, केवल राजस्व संग्रहण करना था। अमीनों द्वारा बनाई गई कबूलियत पर चौधरी और मुकदम के साथ कानूनगो के हस्ताक्षर होते थे, बिल्कुल सही है। कानूनगो से आशा की जाती थी कि वह अमीरों द्वारा राजस्व की अवैध उगाही की सूचना राज्य अधिकारियों को देगा, बिल्कुल सही है। कानूनगो अपने अधीन क्षेत्र में राजस्व अभिलेखों से संबंधित सूचना का अस्थायी अभिलेखपाल था, बिल्कुल सही है। तो ए सी डी ई सही है आपका। ए सी डी ई केवल ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन भारत में यातायात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माल की आवाजाही को बड़े काफिले संरक्षण प्रदान करते थे, बिल्कुल सही है। काफिलों में आंतरिक झगड़े भी होते थे जो कभी कभी प्राण घातक होते थे, बिल्कुल सही है। बंजारों के कैंप टांडा कहलाते थे, ये भी सही है। जल परिवहन बहुत सारे समकालीन स्रोतों से कम खर्चीले प्रतीत होते थे, बिल्कुल ये भी सही है। माल की आवाजाही के दौरान प्रयुक्त होने वाले जानवरों की क्षति की भरपाई व्यापारियों द्वारा की जाती थी, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो केवल ए बी सी डी सही है। ए बी सी डी ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा किस समस्या के संबंध में करोड़ी प्रयोग अपनाया गया था? जमींदारों के मध्य भ्रष्टाचार, कृषकों द्वारा कम राजस्व भुगतान, जमा करके आकलन को बढ़ाने हेतु या फिर जमा और हासिल के मध्य अंतराल के निदान हेतु। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, यानी जमा और हासिल के मध्य अंतराल के निदान के लिए करोड़ी प्रयोग में लाया गया था अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मुगल राजपूत मैत्री के भाग नहीं थे? विवाह, ये तो बिल्कुल था। मनसबदारी, ये नहीं था। वतन जागीर, ये भी था। इनाम जागीर, ये नहीं था। सुलह ए कुल, ये बिल्कुल था।
अब पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो बी और डी, बी और डी ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत में ददनी पद्धति प्रचलित हुई क्योंकि देशी एवं विदेशी दोनों व्यापारों में तेजी लाना था, यूरोपीय कंपनियों की पारिश्रमिक प्राप्त करने के स्तर पर कारीगरों को घटाने की इच्छा, औरंगजेब के शासन के अंतर्गत सतत युद्ध के कारण मुगल अर्थव्यवस्था में संकट, या फिर मध्यकालीन भारत में दुर्भिक्ष की पुनरावृत्ति के कारण कच्ची सामग्री की कमी। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, यानी कि देशी एवं विदेशी दोनों व्यापारों में तेजी लाने के लिए ददनी पद्धति का प्रयोग किया गया था। अब ये ददनी पद्धति क्या होता है, तो ये होता है एक अग्रिम राशि जो कि ऋण के रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट को आप लोग याद कर लेना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेखता लेखन की एक शैली है जिसमें हिंदी और फारसी दोनों के वाक्यांश एवं शब्दावलियां सम्मिलित हैं, बिल्कुल सही है। भक्ति संतों ने नागरी लिपि में रेखता को विकसित किया, ये भी सही है। सूफी फारसी लिपि में रेखता लिखते थे, ये भी सही है। 18वीं शताब्दी के पूर्व संगीत की शब्दावलियां भी रेखता से संबंधित थी, ये भी सही है। रेखता भी मुगलों के संरक्षण में विकसित हुई, ये भी सही है। तो सारा स्टेटमेंट आपका सही है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अब हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।